साबित हो सकता है। ये ऑप्शन है रियल एस्टेट। अब ये सुनते ही सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आया होगा कि सिर्फ रियल एस्टेट, क्योंकि उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए और उतना पैसा मेरे पास अभी नहीं है। तो जरा ये जान लीजिए कि अब ऐसे ऑप्शंस भी हैं जिनके जरिए आप रियल एस्टेट में थोड़ा पैसा लगाकर भी कमाई कर सकते हैं। यही नहीं, ऐसे भी ऑप्शंस हैं कि आप कहीं जाए बिना घर बैठे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुकू एफएम के इस ओरिजिनल शो में आज हमें रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी ही बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सेविंग्स सबकी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फ्यूचर के लिए हर कोई सेविंग करना चाहता है। अपने अपने नॉलेज के हिसाब से इंसान सेविंग करता भी है, लेकिन हर सेविंग प्रॉफिटेबल नहीं होती। एक समय था लोग बैंक की स्कीम में सेविंग के पर्पज से इन्वेस्ट करते थे, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोगों का इंटरेस्ट बैंक स्कीम में कम हो गया है। अब लोगों का इंटरेस्ट ऐसी फील्ड में है जिसमें अच्छी इनकम भी हो और रिस्क भी कम हो, साथ ही टाइम भी कम लगे, और ऐसी ही फील्ड है रियल एस्टेट। वैसे भी बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जमीन हमेशा देकर ही जाती है, चाहे वो फार्म हो या प्लॉट, चाहे वो घर हो या दुकान। बस अगर रियल एस्टेट में समझदारी और सावधानी के साथ इन्वेस्ट कर दिया जाए तो आपको उम्मीद से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस की बात करें तो इसमें है हाउसिंग, कमर्शियल, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल। बस अगर आप रियल एस्टेट के इन ऑप्शंस में इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो रियल एस्टेट मार्केट की अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए। यानी कि रियल एस्टेट के बारे में छोटी से छोटी जानकारी भी आपके पास होनी ही चाहिए। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम ऑडियो बुक हाउ टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और मैं हूं आरजे असर। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, इंडिया में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के ढेरों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनमें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज यानी ऐसी प्रॉपर्टीज शामिल हैं जिनका इस्तेमाल प्राइमरी रेसिडेंस के लिए किया जाता है। ये सिंगल फैमिली होम्स, अपार्टमेंट्स और कॉन्डोमिनियम्स कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे ही कमर्शियल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल बिजनेस पर्पस जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग, रिटेल स्पेस और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के लिए किया जाता है। जबकि लैंड में इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी अनडेवलप्ड लैंड को खरीद कर अपने पास रखा जाए और फ्यूचर में डेवलपमेंट कर या इसे इम्प्रूव कर अच्छे प्रॉफिट पर बेच दिया जाए। ये तो बहुत मोटी मोटी बात हो गई। दरअसल हर तरह के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में अपने अलग अलग रिस्क्स और रिवॉर्ड्स होते हैं, इसलिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इसमें डिफरेंसेस क्या हैं और कौन सा ऑप्शन चुने जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए सबसे बेहतर हो। वैसे भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए कई फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जिनमें लोकेशन, डिमांड, पोटेंशियल फॉर एप्रिसिएशन और प्रॉपर्टी की ओवरऑल कंडीशन तक शामिल हैं। यहाँ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादातर लोग अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ उनका पैसा बिल्कुल सेफ रहे और रिस्क बिल्कुल कम हो। मार्केट का फंडा इससे अलग होता है। मार्केट का मानना है कि मोर रिस्क मोर गेन, यानी जिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिस्क कम होगा उसमें प्रॉफिट भी कम होगा, जहाँ रिस्क ज्यादा होगा उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। हालांकि रियल एस्टेट वास्तव में मार्केट में ऐसे ऑप्शन में से है जिसमें थोड़े इन्वेस्टमेंट के साथ लो रिस्क के साथ भी अच्छा प्रॉफिट लिया जा सकता है। ऐसा ही एक ऑप्शन है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो शायद रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे ज्यादा जाना जाता है, पर शायद आपको ये नहीं पता होगा कि इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से रेसिडेंशियल रियल एस्टेट भी कई तरह के होते हैं। इनमें से एक है लॉन्ग टर्म रेंटल प्रॉपर्टी, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे आप इसलिए खरीदते हैं कि उसे किराएदारों को किराए पर देकर पैसे कमाए जा सके। ये प्रॉपर्टी किसी भी तरीके की हो सकती है। इसमें 4 यूनिट्स तक का कोई मल्टी फैमिली होम हो सकता है जिसमें एक साथ कई किराएदार रखे जा सकते हैं। तो सिंगल फैमिली होम भी ले सकते हैं जो कि किसी एक ही फैमिली को किराए पर दी जा सके। इसके साथ ही वेकेशन रेंटल प्रॉपर्टी भी रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का एक ऑप्शन है, जिसमें आप किसी ऐसे एरिया में प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो टूरिस्ट्स के बीच काफी पॉपुलर होता है। इस प्रॉपर्टी को आप विजिटर्स को किराए पर दे सकते हैं जो शॉर्ट पीरियड्स के लिए वहां रुकते हैं और
ऐसी प्रॉपर्टी का एग्जांपल आपको नैनीताल और इसके आसपास के कम फेमस टूरिस्ट प्लेस पर मिल जाएगा, जहां होटलों के बजाय टूरिस्ट लोगों के घरों में काफी कम किराया देकर रहते हैं। हालांकि इस तरह की प्रॉपर्टी की रेगुलर देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि किसी किराएदार के जाने के तुरंत बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी की हालत सुधारनी होती है, जिससे दूसरे किराएदार को दी जा सके। या यूं कहें कि इस प्रॉपर्टी की देखभाल कुछ होटल की तरह ही करनी पड़ती है, यानी किसी एक गेस्ट के जाने के बाद दूसरे गेस्ट के लिए रूम तैयार करना होता है। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का अगला ऑप्शन है फ्लिपिंग हाउसेज, यानी आप कोई घर खरीदते हैं, उसको रिपेयर कराकर अपग्रेड करते हैं और फिर बेच देते हैं। वैसे एक्सपर्ट्स फ्लिपिंग हाउसेज को काफी रिस्की मानते हैं, क्योंकि इसके लिए एक तो आपके पास काफी सारा पैसा होना चाहिए, जिससे आप टाइम पर प्रॉपर्टी खरीद कर रिपेयर करा सकें। इसके बाद जल्द से जल्द इसे उस कीमत पर खरीदार की जरूरत होती है जिससे आपको प्रॉफिट मिल सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका पैसा फंस सकता है। ऐसे ही माइक्रो फ्लिपिंग का भी ऑप्शन होता है। ये एक तरह से हाउस फ्लिपिंग का ही दूसरा वर्जन है, पर इसमें आप कोई घर मौका देखकर मार्केट वैल्यू से कम पर खरीदते हैं और बिना कोई रिपेयर या चेंज किए ही जल्द से जल्द बेच देते हैं। इसमें प्रॉफिट कम होता है और रिस्क ज्यादा। साथ ही साथ इसके लिए भी आपके पास काफी सारा पैसा होना चाहिए। इसके बाद एक्सेसरी ड्वेलिंग यूनिट्स यानी ADUs भी रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का एक ऑप्शन है। ADU में आपके अपने घर का वो एक्स्ट्रा लिविंग एरिया होता है जिसको आप किसी को किराए पर दे देते हैं। पेइंग गेस्ट इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा बेसमेंट और शेड्स को भी रहने लायक बनाकर किराए पर देना भी ADUs का एग्जाम्पल है। ADU के लिए काफी कम पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें किसी प्रॉपर्टी को अलग से मैनेज नहीं करना पड़ता और आप अपनी करंट प्रॉपर्टी से ही एक्स्ट्रा इनकम कर लेते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का दूसरा ऑप्शन है कमर्शियल रियल एस्टेट, यानी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना जो नॉन रेसिडेंशियल होती है। वेयर हाउसेज, ऑफिसेज और रिटेल स्टोर कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। एक तरह से इन्वेस्टमेंट्स में आपको काफी एक्टिव रहने की जरूरत होती है और अपनी प्रॉपर्टी किसी बिजनेस के लिए रेंट पर देते हैं। इसमें भी आप रेंट के जरिए कमाई करते हैं, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू काफी बढ़ने पर उसे बेचकर भी इनकम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आपकी प्रॉपर्टी ऐसे एरिया में हो जहां बिजनेस के लिए उसकी मांग हो। फिर सही एरिया में हो तो टाइम के साथ प्रॉपर्टी की कीमत वैसे भी बढ़ती है। अगर आप रेगुलर अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल करते हैं तो सही टाइम देखकर उसे बेचकर अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। हालांकि कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आपको केवल अपने किराएदार का ही ध्यान नहीं रखना होता, बल्कि पब्लिक का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आपको इसके लिए प्रोफेशनल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, जो आपके प्रॉपर्टी को स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रख सके और समस्याओं को हल कर सके। फिर रॉ लैंड भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है, जिसमें आप बिना किसी बिल्डिंग, पाथ्स, क्रॉप्स के यानी कोई खाली पड़ी अनडेवलप्ड जमीन खरीदते हैं। ये वैसे तो काफी सस्ती पड़ती है, पर इसे खरीदने के बाद डेवलप करना पड़ता है और फिर दूसरी प्रॉपर्टी की तरह इसकी भी कीमत बढ़ जाती है। अगर आप कोई जमीन खरीद कर उसे डेवलप करना चाहते हैं तो लैंड लोन भी अपनी जरूरत के मुताबिक ले सकते हैं। दूसरे कई इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले रॉ लैंड को एक्वायर करना काफी आसान होता है, पर इसमें तुरंत अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। अगर आप कोई जमीन खरीद कर अपने पास रख लेते हैं और बिना डेवलप किए ही अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आप कोई ऐसी जमीन खरीद रहे हो जो केवल एग्रीकल्चर के लिए ही हो तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चर की जमीन को रेसिडेंशियल या कमर्शियल यूज में तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि उसका लैंड यूज न बदलवा दिया जाए। इसके लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है और ये भी हो सकता है कि लैंड यूज चेंज ही ना हो। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एक नया ऑप्शन है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी REIT। इसके जरिए आप कम पैसे को भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसी कंपनी होती है जिसके पास इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट पोर्टफोलियो होता है। कंपनी कई अलग अलग इन्वेस्टर्स से पैसे जुटाकर इन्वेस्ट करती है। इसमें इन्वेस्टर को उसी रेशियो में यूनिट मिलती है जो एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है। इनकी खरीद बिक्री इक्विटी शेयर की खरीद बिक्री जैसी होती है। दरअसल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की तरह होता है, जिसका पैसा कई हिस्सों में बांटकर रियल एस्टेट में लगाया जाता है। इसकी 90% इनकम को इन्वेस्टर्स के बीच डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है। खास बात तो ये है कि आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में एक यूनिट भी खरीद सकते हैं, यानी आपके पास जितना पैसा उतना इन्वेस्टमेंट। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में जहां आप कम पैसों में भी कमाई शुरू कर सकते हैं, वहीं इसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर आप कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं
तो शायद REITs आपकी उतनी हेल्प नहीं कर पाए। REIT में आपका अपने इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता और आपकी किसी तरह की प्रॉपर्टी नहीं होती जिसे आप मैनेज कर सकें या उस पर आप लोन ले सकें। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए एक और ऑप्शन है जिसे हम ऑनलाइन रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म के रूप में जानते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जो किसी बिगर कमर्शियल या रेसिडेंशियल डील में दूसरों के साथ मिलकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसे ही रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग भी कहा जाता है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे इन्वेस्टर्स को कांटेक्ट करते हैं जो रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना चाहते हैं। इसका फायदा ये है कि आप किसी सिंगल प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट्स के पूरे पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके लिए जगह की भी कोई सीमा नहीं होती है। हालांकि इसमें दिक्कतें भी होती हैं, जैसे कि लॉकअप पीरियड्स में लिक्विडेशन न हो पाए और इसके लिए मैनेजमेंट फीस भी चुकानी पड़ सकती है। मार्केट एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के दूसरे तरीकों के मुकाबले क्राउड फंडिंग में ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि क्राउड फंडिंग का ऑप्शन अभी नया है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी क्राउड फंडिंग साइट्स पर अवेलेबल हों जिनके लिए ट्रेडिशनल तरीकों से फाइनेंस नहीं जुटाया जा सका हो। और जो सबसे बड़ी दिक्कत इस तरह के इन्वेस्टमेंट के साथ है वो ये है कि रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स कई सालों के लिए इन्वेस्टर्स की मनी को लॉक कर देते हैं। दोस्तों, अब अगर आपने भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का मन बना लिया है तो जान लीजिए कि इतना आसान भी नहीं है। इसमें रिस्क तो होता ही है, कई सावधानियां भी बरतने की जरूरत होती हैं और रिसर्च करनी पड़ती हैं। दोस्तों, किसी भी जगह पर पैसे लगाने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जान लेना चाहिए। यही बात रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होती है। कोई भी फैसला करने से पहले रियल एस्टेट मार्केट के बारे में पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही प्रॉपर्टी की कीमत, मांग और सप्लाई के पैटर्न और ट्रेंड्स को भी समझना बहुत जरूरी होता है। सीधे सीधे बिना सोचे समझे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर कहीं भी अपना पैसा फंसा देना समझदारी का काम बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। इसलिए एक्सपर्ट्स इस बात पर काफी जोर देते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से पहले कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी की लोकेशन के बारे में रिसर्च जरूर करनी चाहिए जिसके कारण प्रॉफिट हो सकता है। जैसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के लिए एमिनिटीज, ग्रीन स्पेस, सीनिक व्यूज और नेबरहुड के स्टेटस जैसे फैक्टर को प्रोमिनेंटली ध्यान में रखना चाहिए। वहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में मार्केट से नजदीकी, वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्ट, फ्रीवेज और टैक्स एग्जम्पशन जैसे फैक्टर्स एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ऐसे में लोकेशन चुनने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम जिस प्रॉपर्टी को चुन रहे हैं वहाँ मिड से लॉन्ग टर्म में किस तरह के बदलाव होंगे और किस तरह का डेवलपमेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आज किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के पीछे कोई पीसफुल खाली जगह पड़ी है, पर किसी दिन उस पर कोई नॉइजी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तैयार हो जाए तो इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग की वैल्यू तो बढ़ने की बजाय घट जाएगी। इसलिए इस बात को ध्यान से देखना चाहिए कि जहां आप इन्वेस्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं उसकी ओनरशिप कैसी है और वो आसपास के एरियाज के इस्तेमाल के बारे में क्या सोचता है। इन सब के बारे में जानने के लिए हम संबंधित टाउन हॉल या दूसरी पब्लिक एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं जिसके पास जोनिंग और अर्बन प्लानिंग का जिम्मा हो। इससे पता चल जाएगा कि लॉन्ग टर्म एरिया प्लानिंग क्या है और इससे अंदाजा लगाया जा सकेगा कि वो जगह आपकी अपनी प्रॉपर्टी के लिए बनाए गए प्लान के हिसाब से कितना फेवरेबल या अनफेवरेबल है। इसके बाद प्रॉपर्टी की कंडीशन पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टर को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जहां तक संभव हो उसे हाईएस्ट क्वालिटी वाली प्रॉपर्टी ही खरीदनी चाहिए। इसके लिए उस प्रॉपर्टी की लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अट्रैक्टिव ऑफर देखकर जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने से नुकसान होने के हाई चांसेस रहते हैं। इसलिए किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से पहले सारे उतार चढ़ाव के बारे में पहले आराम से सोच लेना चाहिए। उसके बाद ही कोई एक्शन लेना फायदेमंद साबित होगा। इसी तरह इन्वेस्टमेंट से पहले ये भी देख लेना चाहिए कि आप जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं उसका रेंट और उसकी सेलिंग प्राइस का एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट पीरियड में क्या होगा और उससे कितना प्रॉफिट बनाया जा सकता है, क्योंकि अच्छे प्रॉफिट के लिए प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन काफी इम्पोर्टेंट होती है। और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसी हिसाब से आपकी फाइनेंसिंग होगी। इसी के आधार पर प्राइस की लिस्टिंग, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इंश्योरेंस और टैक्सेशन सब कुछ होगा। ऐसे में पहले ही ये देख लीजिए कि जिस तरह की प्रॉपर्टीज में आप पैसे लगाने जा रहे हैं रिसेंट टाइम में उस तरह की प्रॉपर्टीज की सेल्स कैसी रही।
ये भी ध्यान रखिए कि जगह की कीमत कितनी है और कंस्ट्रक्शन पर कितना खर्च आएगा, और ये भी कि अगर आप प्रॉपर्टीज को रेंट पर देना चाहें तो उसका कितना स्कोप है। एक्सपर्ट्स इस बात की सलाह देते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते समय कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के बीच के टाइम पीरियड को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि दोस्तों, आप हमेशा सही टाइम देखकर ही प्रॉपर्टी खरीदें, और जब ये लगने लगे कि अब कुछ प्रॉफिट होगा तो उसी टाइम सेल कर दें। इसके साथ ही ये भी काफी इम्पोर्टेंट होता है कि हम टैक्स प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी रखें, ताकि इन्वेस्टमेंट करते समय टैक्स बेनिफिट भी ले सकें। इसके बारे में और डिटेल में समझने के लिए आप कुकू एफएम का शो टैक्स बेनिफिट्स ऑन रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग सुन सकते हैं। दोस्तों, आपको लीगल फीस और ब्रोकरेज कमीशन को भी पहले से ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आप उनकी फीस के हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट कर लें। ऐसे ही टाइम से पहले लोन रिपेइंग करने पर और प्री पेमेंट पेनल्टी के इफेक्ट को भी पहले से पता कर लेना चाहिए, जिससे इन सब में किसी तरह का पैसा न बेकार जाए और फिर हम उसी हिसाब से प्रॉपर्टी को खरीदें और बेचें। हमेशा याद रखिए कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ऐसी प्रॉपर्टी चुननी चाहिए जिसे खरीदने में तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़े और बेचने पर या रेंट पर देने पर उससे अच्छा प्रॉफिट मिल सके। क्योंकि रियल एस्टेट में लो लिक्विडिटी और हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट होने के कारण अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है तो हो सकता है कि रिजल्ट आपकी उम्मीद के मुताबिक न हो। इससे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की स्थिति पैदा हो सकती है, खासकर तब जब इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह का लोन लेकर किया गया हो। इसलिए सबसे पहले तो इसी बात को क्लियर कर लेना चाहिए कि आपके इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। अगर आप खरीद कर खुद यूज करना चाहते हैं तो भी फायदे में ही रहेंगे, क्योंकि इससे एक तो आपके पास अपना घर होगा जिसमें किसी की रोक टोक नहीं होगी, फिर आपका रेंट बचेगा और प्रॉपर्टी का वैल्यू एप्रिसिएशन तो होगा ही। फिर बारी आती है खरीद कर लीज पर देना। इससे आपकी रेगुलर इनकम तो होगी ही और लॉन्ग टर्म वैल्यू एप्रिसिएशन भी मिलेगा। हालांकि लैंडलॉर्ड बनने के लिए एक अलग ही तरह का टेम्परामेंट होना चाहिए, जिससे किसी भी तरह के पॉसिबल डिस्प्यूट्स और लीगल इश्यूज को हैंडल किया जा सके। फिर इसमें किराएदारों को मैनेज करना और रिपेयर वर्क भी शामिल होगा। इससे आगे बात होती है शॉर्ट टर्म के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद कर बेच देना। इससे जल्दी और स्मॉल से मीडियम प्रॉफिट बनाया जा सकता है, और आमतौर पर इसके लिए होता है ये कि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन टिपिकल प्रॉपर्टी देखी जाए और कंप्लीशन पर प्रॉफिट के साथ बेच दी जाए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए खरीद कर रखना उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो किसी लॉन्ग टर्म गोल को इससे अचीव करना चाहते हैं। जैसे रिटायरमेंट के बाद अच्छी इनकम के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद कर रखी जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोन पर कोई प्रॉपर्टी खरीद कर इस तरह का कोई रिस्क लें, क्योंकि लोन्स आजकल जितने कन्वीनियंट होते हैं उनकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप फ्यूचर के लिए लोन लेकर उसकी किस्तें चुकाते हुए अपना आज न बर्बाद कर लें। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि लोन्स को हैंडल कैसे करना है और ज्यादा डेब्ट से बचें। फिर जब प्रॉपर्टी के सिलेक्शन की बात आती है तो सबसे पहले सवाल खड़ा होता है कि कौन सी खरीदें, न्यू कंस्ट्रक्शन या फिर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। दरअसल न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए आमतौर पर अट्रैक्टिव प्राइसिंग का ऑफर होता है। इसमें कस्टमाइज करने का ऑप्शन होता है, तो मॉडर्न एमिनिटीज भी होती हैं, पर इसके साथ रिस्क ये है कि कंस्ट्रक्शन में डिले हो सकता है, कीमतें बढ़ सकती हैं और न्यूली डेवलप्ड नेबरहुड के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। वहीं एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज में कन्वीनियंस, फास्टर एक्सेस, एस्टैब्लिश्ड इम्प्रूवमेंट्स और कई मामलों में तो कीमत भी कम होती है। इसलिए न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए सिलेक्शन करते समय पास्ट प्रोजेक्ट का रिव्यू कर लें और कंस्ट्रक्शन कंपनी की रेपुटेशन के बारे में पूरी रिसर्च भी। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज के मामले में प्रॉपर्टी डीड्स, रीसेंट सर्वेज और अप्रेजल रिपोर्ट्स का रिव्यू जरूर करें। साथ ही मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट्स, आउटस्टैंडिंग ड्यूज और टैक्सेस के बारे में भी जान लें। अगर लीज प्रॉपर्टी में पैसे लगा रहे हैं तो पता कर लें कि वो रेंट कंट्रोल्ड है, रेंट स्टेबलाइज्ड या फिर फ्री मार्केट है। कहीं ऐसा ना हो कि लीज ही खत्म होने वाली हो। इसके लिए किसी रियल एस्टेट एजेंट या फिर ब्रोकर की हेल्प ली जा सकती है, जिसे लोकल मार्केट के बारे में सारी जानकारी होती है और वो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हासिल करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा सही प्रॉपर्टी चुनने के लिए करंट इवेंट्स और डेवलपमेंट्स पर भी ध्यान देना चाहिए, जो रियल एस्टेट मार्केट पर असर कर सकते हैं। इसमें इकोनॉमी या फिर रेगुलेशन में बदलाव जैसे मुद्दे आते हैं, जिन पर नजर रखने से फायदे वाली प्रॉपर्टी को चुना जा सकता है। साथ ही सही प्रॉपर्टी को चुनने के लिए कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजी की भी जरूरत होती है, जिनके बारे में हम अगले एपिसोड में जानने वाले हैं। दोस्तों,
अब अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कितना आसान नहीं है कि पैसों का इंतजाम किया और जाकर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद ली। किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें भी बहुत सारे रिस्क होते हैं। इनसे निपटने के लिए आपके पास सही स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। सबसे जरूरी तो यही है कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाएं तो हमेशा सही प्रॉपर्टी ही चुनें और किसी भी झांसे में ना आए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सुपरटेक ट्विन टावर्स, जिसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर 28 अगस्त 2022 को गिरा दिया गया। नोएडा के सेक्टर 93 ए में बने इन टावर्स को बनाने में ही 700 से 800 करोड़ रुपए लग गए थे और जब गिराने की बारी आई तो मात्र 10-12 सेकंड का टाइम लगा और इसके लिए 17.55 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। कुल मिलाकर बनाने और फिर गिराने दोनों में कंपनी को खर्च करना पड़ा और नतीजा जीरो रहा। इसलिए बिना किसी स्ट्रेटेजी के इस दिशा में आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट को आपको टाइम टाइम पर जमीन से लेकर आसमान तक का लालच दिया जाता है। ध्यान यही रखना है कि ऐसे किसी ऑफर के झांसे में नहीं फंसना है, जबकि वो ज्यादा प्रॉफिटेबल और लुक्रेटिव होते हैं। फिर भी उनके फैंसी वर्ड्स में तो बिल्कुल भी नहीं आना है। इससे बचने का सबसे आसान सा तरीका है कि अपने प्लान पर मजबूती बनाए रखें। इधर उधर भटकते रहने की जगह किसी भी प्रॉपर्टी के सभी फायदे और नुकसान जान लें। इस बात पर फोकस करें कि क्या काम का है और क्या काम का नहीं है। कहने का मतलब है कि आपको किसी भी बहुत अट्रैक्ट करने वाले ऑफर में नहीं फंसना है। इसके लिए तो सबसे सही स्ट्रेटेजी यही है कि इस बात का ध्यान रखें कि आपको चाहिए क्या और क्या नहीं। यानी सबसे पहले अपनी जरूरत को पहचानें। एक बार आप डिसाइड कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदनी है तो फिर आपका सर्च क्राइटेरिया भी तय कर लें। इसमें ध्यान रखें कि आपका नेबरहुड कैसा हो, कितने स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी की जरूरत आपको है। अगर घर के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको कितने बेडरूम्स की जरूरत है और इन सबसे बढ़कर बजट। इसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपके एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है तो उसमें पैसे लगाना आपके लिए गुड डील हो सकती है। इसके लिए कम से कम 3 क्राइटेरिया का ध्यान रखें। पहला तो यही कि जो प्रॉपर्टी आपने सेलेक्ट की है उसकी प्राइस मार्केट प्राइस से कम होनी चाहिए, तभी आगे जाकर आपको प्रॉफिट होगा। दूसरा ये कि उस प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कम कीमत में आप किसी भी कोने में प्रॉपर्टी खरीद लें और फ्यूचर में उसका कोई इस्तेमाल ही ना कर पाएं। तीसरा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि प्रॉपर्टी अच्छी कंडीशन में हो, यानी किसी भी तरह का कोई बड़ा काम आपको न कराना पड़े और एक्सट्रीम सैनिटेशन प्रॉब्लम्स न हो। इन सबको ध्यान में रखते हुए उसी प्रॉपर्टी को चुनें जो आपके लिए सही हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करती हो और जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं उससे मैच करती हो। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें जो आपकी टाइमिंग, कमिटमेंट्स और आपके फाइनेंशियल के साथ मैच करती हो। यानी इन सारे पैरामीटर्स और अपनी एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और कंफर्ट लेवल के हिसाब से कोई फैसला करें। यहाँ ये ध्यान रखें कि आपको अपनी कोई एक ही स्ट्रेटजी बनानी होगी। कई बार हमारा ध्यान भटकता है और हम कई चीजों में फंस जाते हैं, पर कभी भी कई स्ट्रेटजीज का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ ये भी जान लेना इम्पोर्टेंट होता है कि रियल एस्टेट मार्केट डर और ग्रीड पर चलता है। ऐसे में बहुत से इन्वेस्टर्स इनके आधार पर इमोशनल डिसीजंस ले लेते हैं। आपको इनसे हमेशा बचना चाहिए और जब भी आपको अपनी पसंद की मार्केट और स्ट्रेटजी मिल जाए उसको एडॉप्ट करके उसी के हिसाब से काम करिए। दोस्तों, ये हमेशा याद रखिए कि कभी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी न करें और गुड नेगोशिएशन स्किल डेवलप करें। ऐसा ना हो कि किसी ने प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताया और आपने उसे मान लिया। किसी ने आपको प्रॉपर्टी की कोई कीमत बताई और आप उसे देने के लिए तैयार हो गए। इससे पहले प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ जान लें, मार्केट के हिसाब से उसे कंपेयर करें और मार्केट प्राइस का भी जरूर पता कर लें, क्योंकि अगर आप रियल एस्टेट के जरिए जल्द से जल्द रिच बन जाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स आपको यही सलाह देंगे कि मार्केट ऐसे काम नहीं करती है। इस मार्केट में काम करने के लिए आपके अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए, जिससे सीख सकें, एक्सपेरिमेंट करें और ज्यादा सीख सकें। इसके साथ ही साथ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में लीगल एस्पेक्ट्स का भी ध्यान रखना होता है, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। दोस्तों, इंडिया में रियल एस्टेट लॉज के 2 प्रकार हैं, स्टेट स्पेसिफिक लॉज और फेडरल लॉज। यानी स्टेट गवर्नमेंट्स इससे जुड़े कानून बनाती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ कानून लागू होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लैंड को स्टेट लिस्ट में रखा गया है, जबकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को
कॉन्करेंट लिस्ट में जगह मिली है। इसके कारण किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने और रजिस्ट्रेशन कराने का पर्पस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इंडिया में अब प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री को रेरा कंट्रोल करता है। रेरा यानी द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के जरिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ही किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट, मार्केटिंग और सेल पर नजर रखती है। रियल एस्टेट सेक्टर में कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून बनाया गया है। किसी भी तरह का डिस्प्यूट सामने आने पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और एपेलेट ट्रिब्यूनल के जरिए उसका सेटलमेंट किया जाता है। इसके साथ ही इसी कानून के तहत ये जरूरी हो जाता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में किसी भी प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। वैसे इंडियन रियल एस्टेट लॉ में लैंड रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं है। रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट उन डॉक्यूमेंट से जुड़ा होता है जिनके तहत टाइटल को बायर से सेलर को ट्रांसफर किया जाता है। जमीन से जुड़े किसी भी इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर कराना होता है। वहीं द इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के जरिए जमीन से जुड़ी स्टैंप ड्यूटी चुकानी होती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग में जिस कानून का इम्पोर्टेंट रोल है वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कोई सेल किसी दिए गए प्राइस के बदले में ओनरशिप का ट्रांसफर है। टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ट्रांसफर केवल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के जरिए हो सकता है, जैसा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में बताया गया है। वहीं इस एक्ट के सेक्शन 55 के तहत बेचने वाले की ये ड्यूटी होती है कि वो खरीदने वाले को बताए कि प्रॉपर्टी या बेचने वाले के टाइटल में कोई मटेरियल डिफेक्ट तो नहीं है। इस बारे में गलत जानकारी देने पर खरीदने वाले के पास ये अधिकार होता है कि वो बेचने वाले से कंपनसेशन ले सके। दोस्तों, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी बायर को कई सारे पेपर्स चेक कर लेने चाहिए। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में शामिल होता है कंप्लीशन या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट किसी प्रोजेक्ट के पूरा होने पर म्युनिसिपल अथॉरिटीज की ओर से जारी किया जाता है। बैंकों से लोन लेने, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन के लिए भी इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। वहीं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को लोकल गवर्नमेंट एजेंसी की ओर से प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ऑक्यूपेंसी के लिए फिट होने पर जारी किया जाता है। इसका मतलब ये है कि पूरा निर्माण एप्लीकेबल कोड्स के अनुसार किया जाता है। इसकी भी जरूरत बैंकों से लोन लेने, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन के लिए पड़ती है। इन दोनों के अलावा बिल्डिंग प्लान भी बहुत जरूरी होता है। बिल्डिंग या साइट प्लान में किसी भी प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है जिसमें हाउसिंग स्पेसेस और यूटिलिटीज का लेआउट होता है। इसके साथ ही इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट उस सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से मिलता है जहां प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है। इनकम्बेंस सर्टिफिकेट यानी ईसी इस बात का एविडेंस होता है कि प्रॉपर्टी का पोजीशन किसके पास है। इसमें यह भी मेंशन होता है कि प्रॉपर्टी पर किसी तरह की मॉनेटरी और लीगल लायबिलिटीज नहीं है। यही नहीं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान देना जरूरी है। इसमें अहम है प्रिपरेशन ऑफ द सेल डीड। यही मेन लीगल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है और प्रूफ ऑफ सेल और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के प्रूफ के रूप में काम करता है। ये आमतौर पर खरीदने वाले के लॉयर की ओर से एक ग्रीन लीगल पेपर पर तैयार किया जाता है और डेट, प्लेस, फील्ड्स को स्टैंपिंग के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। किसी भी ऐसी डीड पर साइनिंग से पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए जिससे सभी लीगली बाइंडिंग की जानकारी मिल जाए। साथ ही साथ प्रॉपर्टी खरीदने वाले को स्टैंप ड्यूटी भी चुकानी होती है। इसके चार्जेस अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। स्टैंप पेपर्स को किसी लाइसेंस्ड स्टैंप वेंडर्स के पास जाकर या फिर ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। पेमेंट होने के बाद बैंक एक रिसिप्ट जारी करता है और सेल डीड पर स्टैंप लगाता है जिस पर लिखा होता है स्टैंप ड्यूटी रिसीव्ड। स्टैंप ड्यूटी का भुगतान होने के बाद डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूशन सब रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के यहाँ होता है। रजिस्ट्रेशन की एक ओरिजिनल कॉपी हमेशा रजिस्ट्रार के पास रहती है और किसी भी तरह का डिस्प्यूट होने पर उसका सहारा लिया जा सकता है। यहाँ ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इंडिया में रियल एस्टेट को पूरी तरह से ऑनलाइन रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। दोनों पार्टियों की फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होती है। सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में सेलर, परचेजर और 2 विटनेसेस की प्रेजेंस में ही प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है। स्टैम्प्ड डीड पर बायर, सेलर और विटनेसेस के साइन होने के बाद सेल डीड का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके बाद इस डॉक्यूमेंट को एक डिस्टिंक्ट नंबर असाइन किया जाता है और बायर को एक रिसिप्ट भी मिलती है। इसके बाद सेल डीड को सब रजिस्ट्रार के रीडर के पास वेरिफिकेशन के लिए पेश करना होता है। उस पर कितनी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी ये वही लिख कर देता है। उसे
कैशियर के पास जमा करने के बाद ही रिसीप्ट और डॉक्यूमेंट्स को सब रजिस्ट्रार के पास ले जाया जाता है। जब यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन खरीदने वाले के पास वापस पहुँच जाता है तो बेचने वाला प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजीशन उसे दे देता है। इसके बाद टाइटल डीड्स का म्यूटेशन कराया जाता है। इन सब के लिए परचेजर, सेलर और विटनेसेस के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट और दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की भी जरूरत पड़ती है। इस प्रोसेस में आसानी के लिए किसी रियल एस्टेट लॉयर से वैल्यूएबल गाइडेंस भी ली जा सकती है। वही लॉयर बाइंग और सेलिंग प्रोसेस में आपका रिप्रेजेंटेशन भी करेगा, जिससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लीगल इम्प्लीकेशंस को समझने में आसानी होगी और आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। दोस्तों, वैसे तो अब इंडिया में प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं रह गया है, पर ये एक ह्यूमन राइट जरूर है। 1978 में किए गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसे आर्टिकल 300A में शामिल किया गया है। हालांकि किसी भी प्रॉपर्टी का ओनर बनने के साथ ही कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जुड़ जाती हैं, जिनका ध्यान रखना होता है। सभी रेगुलेशंस या रेस्ट्रिक्शंस का पालन करना होता है। इसके अलावा इंडिया में रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग से जुड़े टैक्सेस और फीस का भी ख्याल रखना होता है। हम प्रॉपर्टी खरीदते वक्त स्टैम्प ड्यूटी तो देते ही हैं, लेकिन बाद में प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ सकता है। इसलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में लीगल एस्पेक्ट्स को लेकर हमेशा सावधान रहना चाहिए। और दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को समझने की भी बहुत जरूरत होती है, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानने वाले हैं। दोस्तों, अब तक हम ये तो जान ही चुके हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में परचेज, ओनरशिप, मैनेजमेंट और प्रॉफिट के लिए रियल एस्टेट की बिक्री शामिल है। हम ये भी जान चुके हैं कि किस किस तरह से रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की जा सकती है। इसमें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज और लैंड्स भी शामिल हैं। इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी REIT के जरिए भी किया जा सकता है। इसे रियल एस्टेट में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना कहा जाता है। सबसे राहत की बात तो ये है कि इसके लिए आपको भारी भरकम रकम की जरूरत भी नहीं होगी। वास्तव में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए काफी पैसे की जरूरत होती है, पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी REIT के जरिए आप अपने पास उपलब्ध कम पैसे को भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी एक ऐसी कंपनी जिसके पास इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट पोर्टफोलियो होता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट का अट्रैक्टिव ऑप्शन है। इसके जरिए कई अलग अलग इन्वेस्टर्स से कंपनी पैसे जुटाकर इन्वेस्ट करती है। इसमें इन्वेस्टर्स को उसी रेशियो में यूनिट मिलती है जो एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है। इनकी खरीद बिक्री इक्विटी शेयर के जैसी ही होती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की तरह होता है, जिसका पैसा कई हिस्सों में बांटकर रियल एस्टेट में लगाया जाता है। इसकी 90% इनकम को निवेशकों के बीच डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में एक यूनिट भी खरीद सकते हैं, यानी आपके पास जितना पैसा उतना इन्वेस्टमेंट। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी कई तरह के होते हैं, जैसे इक्विटी, मॉर्टगेज और हाइब्रिड REIT। इन REIT को इस आधार पर क्लासिफाई किया जाता है कि कैसे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। इनको ऐसे समझा जा सकता है कि कोई REIT पब्लिकली ट्रेडेड REIT, पब्लिक नॉन ट्रेडेड REIT और प्राइवेट REIT हो सकता है। दोस्तों, किसी भी कॉरपोरेशन को अपना REIT स्टेटस बनाए रखने के लिए अपने टैक्सेबल प्रॉफिट का 90% डिविडेंड्स को फॉर्म में देना होता है। ऐसा करने से REITs को कॉर्पोरेट इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, जबकि किसी रेगुलर कंपनी को अपने प्रॉफिट में से टैक्स देना पड़ता है और इसके बाद वो डिसाइड करती है कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट को डिविडेंड्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है। यही नहीं, रेगुलर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की तरह ही रेगुलर इनकम की इच्छा रखने वाले स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए REITs सॉलिड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ट्रेडिशनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बजाय REITs में इन्वेस्ट करने वाले लोग नॉन रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का हिस्सा होते हैं, जैसे कि मॉल्स या ऑफिस बिल्डिंग्स में उनका इन्वेस्टमेंट होता है, जिन्हें सीधे सीधे परचेज करना इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए शायद ही संभव हो। इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि REITs हाईली लिक्विड होते हैं, क्योंकि ये एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रस्ट होते हैं। सीधी और सरल भाषा में कहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रियल एस्टेट एजेंट की जरूरत भी नहीं होती है और ऑनलाइन ट्रांसफर से ही आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। वास्तव में अगर ठीक से देखा जाए तो REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप का ही
फॉर्मलाइज्ड वर्जन है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप के बारे में हम आगे और भी जानेंगे, पर फिलहाल REITs के बारे में इतना और जान लीजिए कि जब भी आपको इसमें इन्वेस्ट करना हो तो आपको इक्विटी REITs और मॉर्गेज REITs के डिफरेंस को ध्यान में रखना होगा। इक्विटी REITs के पास बिल्डिंग्स का मालिकाना हक होता है, जबकि मॉर्गेज REITs केवल रियल एस्टेट को फाइनेंस करती हैं। ये दोनों ही रियल एस्टेट में एक्सपोजर को ऑफर तो करती ही हैं, पर इन दोनों के ही एक्सपोजर का नेचर अलग होता है। इक्विटी REITs ज्यादा ट्रेडिशनल होती है क्योंकि ये रियल एस्टेट में ओनरशिप को रिप्रेजेंट करती है, जबकि मॉर्गेज REITs का फोकस रियल एस्टेट मॉर्गेज फाइनेंसिंग से इनकम पर होता है। दोस्तों, इंडिविजुअल REIT के अलावा इन्वेस्टर्स के पास रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट एक्सचेंज ट्रेड फंड्स यानी EFT में इन्वेस्टमेंट्स का भी ऑप्शन होता है। म्यूचुअल फंड ऑफ फंड्स के पैसे एशिया पैसिफिक रीजन में REIT में इन्वेस्ट होता है। इसके पैसे अधिकतर सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के रियल एस्टेट में लगाए जाते हैं। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को देश के बाहर भी REIT में इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है, जो ज्यादा डेवलप होता है। REIT की तरह रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का एक और तरीका है जिसे हम फ्रैक्शनल रियल एस्टेट के नाम से जानते हैं। फ्रैक्शनल रियल एस्टेट और REIT में केवल इतना अंतर होता है कि फ्रैक्शनल रियल एस्टेट में कोई यूनिट एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होती है और इसमें लिक्विडिटी की दिक्कत भी सामने आती है। हालांकि इसमें किसी प्रॉपर्टी को जानने का ज्यादा मौका मिलता है। दरअसल फ्रैक्शनल रियल एस्टेट में रियल एस्टेट बिजनेस या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी कई इन्वेस्टर्स से लीगल पेपर्स के जरिए पैसे जुटाकर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती है। फ्रैक्शनल रियल एस्टेट को फ्रैक्शनल ओनरशिप के जरिए और ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है। फ्रैक्शनल ओनरशिप इन्वेस्टमेंट की एक ऐसी अप्रोच है जिसमें किसी भी एसेट को कॉस्ट अलग